अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो स्क्रीन के उस तरफ बैठी सारी पब्लिक को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मौसम लाहौर का बहुत अच्छा है, लेकिन आज कुछ मिस है स्टूडियो में, जो कि यकीनन आप भी मिस कर होंगे। अब्दुर्रऊफ सब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हमेशा की तरह हरमीत हमारे साथ है इस्लामाबाद से ठंडी हवाएं लेके, जो कि थोड़ी सी कल उन्होंने लाहौर भी भेज दी। लाहौरियों ने बहुत इंजॉय किया। तो हरमीत की तरफ चलते हैं। हरमीत, ओवर टू यू, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपकी बात दुरुस्त है कि रूफ साहब को हमेशा जब नहीं होते हैं, रौनक है हमारे शो की, जब नहीं होते तो मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हवाएं जो है वो बड़ी ठंडी ठार तो हैं, लेकिन सियासी हवाएं बड़ी गर्म है। यस। और यहाँ पे कंटेनर जो है जगह जगह नस्ब किए गए हैं, जगह जगह जो रास्ते हैं रेड जोन की ओर उनको बंद कर दिया गया है। पुलिस जो है तकरीबन इस वक्त 22,000 एहलकार जो हैं उनको इस्लामाबाद बुला दिया गया है। 100 से ज़्यादा जो है वो जो वैन्स हैं, कैदी वैन्स, उनको भी जगह जगह वो नज़र आपको आएंगे। यानी ऐसा लग रहा है कि वार जोन पूरा इस्लामाबाद जो है वो बन गया है। और पकड़ धकड़ की जो सियासत है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। PTI के बहुत से अरकान को कल रात गए, उनके घरों पर छापे मारे गए, कई को तो गिरफ्तार किया गया, कई जो है वो भागने में कामयाब हुए। अब ये सूरत हाल है इस वक्त पूरे इस्लामाबाद की, बल्कि मेरे ख्याल में इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, दीगर जो शहर है वहाँ पे भी पकड़ दकड़ का ये सिलसिला चल रहा है। और ख़ासकर जो श्रीनगर हाईवे है वहाँ पे भी कोशिश की जाएगी कि रुकावटें खड़ी कर दी जाएं, लेकिन इससे कबल जो है रेड जोन जो है उसको मुकम्मल तौर पर सील करने की अच्छा आज जो है हरमीत, वो कर दी जाए, उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। आप तो चूंकि इस्लामाबाद में हैं, सो यू नो बेटर कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। कुछ सोशल मीडिया पे हमने कुछ पोस्ट भी देखी, कुछ स्टोरीज देखी, कुछ वीडियोस देखी। वहाँ पर कंटेनर्स लाकर पानी भी फेंका जा रहा है कि नो रुकावटें जिस तौर पर भी, जिस तरीके से भी लाई जा सकती है वो लाई जा रही है। बीइंग अ थर्ड आई, क्योंकि हम स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, हमने आम पब्लिक को बताना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड। तो जो पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि शीरी मज़ारे से शुरू हुआ, हमाद असर, साजिद सुहेल राना के घर पर भी कल कुछ फुटेज हमने देखी। उसके अलावा यास्मीन राशिद ने बड़ा बड़े एहतजाज और वो बड़ी आयरन लेडी हमेशा से रही हैं। तो हमने कुछ चीज़ें ऐसे सोशल मीडिया पे देखी हैं। इन तमाम रुकावटों के बावजूद भी आपको पता है, हमेशा से जब PTI का जलसा होता है तो हम समझते हैं कि आज का दिन चांद रात है, क्योंकि कल लोगों ने बड़ी तादाद में निकलना, और रुकावटों के बाद मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली लोग ज़्यादा इंथुजियास्टिक होकर निकलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन और क्या होता है। टॉप स्टोरीज पे चलते हैं अपने प्रोग्राम में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे फाइनली दे डिसाइडेड टू डिसाइड समथिंग एंड टेक वेरी क्रूशल डिसीजंस। उन्होंने फैसला कर लिया कि भैया फैसले कर लेने का वक्त आ गया है। शायद ये PTI की जो कॉल दी है धरने की, उसके बाद ये डिसीजन हुआ है या पहले हुआ है। टॉप स्टोरीज में हम सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अब क्या होने जा रहा है, किस तरह के जो फैसले वो लिए जा सकते हैं। उसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि हुकूमत का मुश्किल माशी फैसले लेने के साथ साथ मुद्दत पूरी करने का एक अहम डिसीजन भी हरमीत हमने देखा है कि वो आया है। तो इसको भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कुछ अच्छी खबरें भी, चूँकि मॉर्निंग शो है तो हमने इसकी इंटेंसिटी को भी बरकरार रखना है। हम गिलगित की अगर बात करें तो चेरी का जो फल है वो फल बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। उसकी एक रिपोर्ट हमने बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त सी। वहाँ की कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो हमसे शेयर करेंगे, हम वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा शहीद SSP चौधरी असलम की ज़िंदगी पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी मूवी बनाई है जिसका नाम चौधरी ही है, उसको भी आप लोग को दिखाएंगे आज की टॉप स्टोरीज़ में। और कल भी हमने इसका जिक्र किया था, और आज के बाद P29 तक हम इस स्टोरी का जिक्र करेंगे। कैंपेन, पोलियो कैंपेन जो शुरू की गई है, उसके लिए आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, और बीइंग पेरेंट्स आप लोग को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि इस कैंपेन के अंदर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, जो कि 23 से स्टार्ट हुई है, ऑनवर्ड 29 तक रहेगी। आगे बढ़ेंगे, और ये कैसी खबर है जो 2 साल पहले अगर हम इसको रिवर्स करें तो इस तरह की खबर हमें कोरोना वायरस के बारे में सुनने में, देखने में मिल रही थी, लेकिन हम इसे बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। सो अब हमें क्या इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। 2-3 पोस्ट कल हरमीत आपने भी प्रोग्राम में आपने शेयर की, उसके अलावा हमारा ग्रुप है वहाँ पर भी शेयर की, सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है अभी, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या होने जा रहा है। मंकी पॉक्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये क्या चीज़ है? बात है, एक खतरा जो है हम देख चुके हैं, ऐसी मर्ज जो है उसका सामना हम कर चुके हैं, तो जाहिर बात है इसलिए टेंशन जो है वो ज़्यादा इसलिए भी हो रही है। और जो मर्ज है वो आपको स्किन की ऐसी मर्ज है कि जिसको देख के भी थोड़ी सी बहुत उलझन होना शुरू हो जाती है, और उससे बचना जो है देखेंगे डॉक्टर साहब उसके हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ये खबर गर्दिश कर रही है।
अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना थोड़ा सा हम मेंटल थेरेपी की तरफ जाते हैं। मैंने एक रिसर्च देखी तो 2022 में और 21 में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है, जिस पर आपको और मुझे हम सबको बात करने की ज़रूरत है, वो है मेंटल हेल्थ। तो किस तरह से आप म्यूज़िक के थ्रू, और ये एक ड्रम सर्कल है बल्कि, इस किस तरह से ये थेरेपी करते हैं, किस तरह से लोगों को सिखाते हैं और खुद सीख कर कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इससे आपको यहाँ पे कितना सुकून मिलता है, मेंटल पीस कितना मिलता है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अब अपने डेली डोज। तो डेली डोज में सबसे पहले इंटरेस्टिंग खबर जो है वो इंटरेस्टिंग भी आप इसे कह सकते हैं, और मेरा तो आज ये प्लान था कि हम भी उनसे इस तरह से इजहार यकजहती करते, लेकिन चूंकि हमने खबर आपको देनी है, हमने किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना। अफगानिस्तान से ये हरमीत खबर है, कल आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, मेल एंकर्स जो है उन्होंने खवातीन एंकर से इजहार यकजहती के लिए मुंह कर खबरें पढ़ी, और उस पढ़ने का मकसद था कि तालिबान की जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि पहले तो हिजाब करें और XYZ, बड़ी इस तरह की इंस्ट्रक्शंस, लेकिन अब मुंह ढांप कर आपने खबरें पढ़नी है। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस से कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तालिबान जब नए नए आए थे तो लोग समझ रहे थे कि सुधरे हुए तालिबान है और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो कोशिश करेंगे, ख़ासकर ख़वातीन को तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखें कि कुछ दिन कबल जो है काबुल जो वुमेन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी ख़वातीन को रोका गया, बाकायदा जो है उनको एंट्रेंस दाखिला जो है वो ना दिया गया। वहाँ पे सिक्योरिटी, वो तालिबान जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। ऐसे में मीडिया के हवाले से जब बात की तो बचे कुछ चैनल अफगानिस्तान में बचे, बहुत मुश्किल से वो सर्वाइव भी कर रहे हैं, इश्तिहारात ना मिल रहे हैं, और जो फंडिंग आ रही थी बाहर से, जो चैनल चल रहे थे वो भी कई चैनल तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक दो चैनल ऐसे बचे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं खबरें आपको नज़र आ जाती हैं। तो वहाँ पे भी तालिबान की जानिब से ख़वातीन जो है वो उन पर पर्दा जो है वो लाजिम करार दिया गया कि जब आप खबरें पढ़ेंगी या प्रोग्राम करेंगी तो लाजमी आपने पर्दा किया होगा। तो उसी एहतजाज के बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ अफगानिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ पश्तो टेलीविज़न है उसके साथ साथ जो बाहर दुनिया इंटरनेशनल मीडिया जो पश्तो ज़ुबान में ही उस पर खबरें नशर होती हैं, तो वहाँ पर भी बाकायदा ख़वातीन ने जो है वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड किया और अफगानियों के साथ, अफगानी जो मीडिया पर्सनस हैं उनके साथ यकजहती के लिए एहतजाज जो है ये किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तालिबान जो बड़े दावे करके आए थे, बड़े वादे करके आए थे कि हम बहुत सुधरे में पहले से बहुत बेहतर हालात होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि चीज़ें उसी तरह ही हैं, उसी तरह ही मामला जा रहे हैं। कुछ चीज़ें भी जो हैं हम वहाँ पे नहीं देख रहे हैं कि वो बदले हों, बल्कि एजुकेशन के हवाले से भी उनका जो रवैया है वो उसी तरह ही कायम है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये आपको स्क्रीन पे जो कि आप देख रहे हैं ये सारी फुटेजेस, और बेसिकली तलून न्यूज़ इस न्यूज़ चैनल का नाम है, जहाँ पर ये इनिशिएटिव मर्द एंकर्स ने लिया है। दैट इज़ रियली गुड। तो हमारा भी ज़ाहिर यकजहती उनके साथ है कि इस तरह के ख़ासतौर पर ऑन स्क्रीन काम करने वालों को इतनी लचक देनी चाहिए, और इट्स यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल कंट्री, तो बेसिकली आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ऑल दो आगे बढ़ते हैं, अच्छी और मज़ेदार से खबर है। हरमीत, आपने सुना है बचपन में आपको और मुझे तो कई दफ़ा हमारे घर वालों ने कहा होगा कान खींचेंगे आपके और कान खींचने पड़ेंगे आपके, लेकिन ये इतना प्रोडक्टिव हो सकता है, आई कांट इवन इमेजिन। यू कैन सी द फुटेज ऑन स्क्रीन कि कान आपको सिर्फ धमकी मिली होगी। हाँ सोहा, वैसे आपको धमकी मिली होगी और हमारी शरारतों की वजह से हमारे कान बड़े खींचे गए। लेकिन आप जो स्टोरी सुनाई मेरे ख्याल में बड़ी मुनफरिद सी है। ये स्टोरी कुछ इस तरह से है, आप बल्कि आपको देखकर समझ आ गया होगा। ये एक खातून है जिसके कान इस हद तक मुड़ जाते हैं कि वो सेल्फी स्टिक भी पकड़ लेती हैं और छतरी भी लटका लेती हैं। और पहली दफा इस चीज का हरमीत इन्होंने एक्सपीरियंस कैसे किया, दोनों हाथ में शॉपिंग बैग्स थे और ये शॉपिंग करी थी जी, उनके हाथ खाली थे और देखा कि मैं अब क्या करूं, तो अब जब नहीं कुछ उठा सकी तो जो उन्होंने अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी वो कान के साथ लटकाई और उन्होंने हाथों में सामान पकड़ा था और वो चलना शुरू हो गई। उस दिन इनको रियलाइज हुआ कि मेरे कान इस हद तक मैं खींच सकती हूँ, और थोड़ी देर बाद इतने फ्लेक्सिबल है। कोई और फायदा भी है कानों से। हाँ देखिए ना कि कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि वो फोल्ड करने किसी चीज को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल करिए, नहीं डबल फायदे उठा रही है। अच्छा आप पता है 4.5 सेंटीमीटर तक अपने कान खींच सकती हैं। जस्ट सी, लुक एट द पिक्चर। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उनके कानों में, वो देख रहे हैं हम तस्वीरों में भी। लेकिन ये देखें ना कि अब बड़ा मुश्किल होता है जब आपके पास बैग शेक हो और आप अचानक बारिश आ जाए और छत्ता पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपके कान काम आ जाए तो कमाल हो जाता है फिर ऐसे में। लेकिन मुझे लगता है कि ये मतलब वो कहती है कि थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, और इनको ये एजाज़ भी हासिल है हरमीत कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लचकदार कान रखने वाली खातून।
तो जल्दी जल्दी ये रिकॉर्ड भी बन जाएगा इंशाल्लाह, देखने में ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये बढ़ते हुए हम बताएंगे आपको जापान, हमारे पास खबर, और ख़बर ये है कि वहाँ पर मौजूद जो पेट्स हैं, ख़ास तौर पर वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने जो पेट्स रखे होते हैं उनमें कुत्ते और बिल्लियाँ जो भी हैं। अब ये जो है ना, आप देखिए जैसे अब बैठे होते हैं सीट पर, हम ट्रैवल करते हैं इस तरह से बगैर पिंजरों के, ये बुलेट ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है सिर्फ और सिर्फ पेट्स के लिए। तो ये ट्रैवल इन्होंने किया है टोक्यो स्टेशन से, और तमाम लोग अपने पेट्स को अपनी गोद में बिठा के विंडो से बाहर का व्यू दिखा रहे हैं। गुड इनिशिएटिव बाय द वे। देखिए ना, अब हम देख के भी हमें हैरान हो रहे हैं कि कुत्ते बिल्लियों को किस किस्म की सहूलियात मिल रही है। बल्कि हमारी जो ट्रेन, जो विजुअल दिख रहे हैं, जिस ट्रेन में ये बैठे हैं, तो कम से कम हम सिर्फ तस्वर कर सकते हैं। वैसे अगर हमारी ट्रेनों में आप बैठे तो इंसान का बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग कराची, लाहौर या दीगर अंदरूनी शहर सफ़र करते हैं तो कितनी मुश्किलात से हम दो चार हो जाते हैं। लेकिन ये देखें ना कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, दुनिया कितनी मॉडर्न हो चुकी है। ख़ासकर इंसानों से लोग हट के जो है जानवरों का भी इस किस्म का ख्याल रखा जा रहा है कि उनके लिए बड़ी सॉफ्ट किस्म की सीट्स और फिर उनको सैर सपाटे के लिए की जाना। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक अच्छी इनिशिएटिव है और जापानी हुकूमत ने इंट्रोड्यूस ली है। दिस ट्रेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ के पिंजरे से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को इस तरह से देखें। और क्योंकि जो पेट्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू देयर वंस ना, वो जिनको पालते हैं उनकी हरकत को देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, जो वो करते हैं वो उसको करना चाहते हैं। सो जिस तरह से वो ट्रैवल करते हैं, उनके जो भी जिन्होंने रखे होते हैं पेट्स, तो बेसिकली वो इस तरह से ये इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये था। बट ऑल दो आप मुझे बताएं हरमीत के मेट्रो और ऑरेंज के अलावा अगर पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस करानी हो तो हमें क्या नाम रखना चाहिए? ट्रेन के हवाले से फिर जाहिर बात है कि हम कोई ऑरेंज और मेट्रो और कोई ऐसी किस्म का एक अलग मुनफरिद नाम लेके आएंगे ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट करे। लेकिन नाम हमारे पास बहुत सारे आएंगे, लेकिन पहली बात ये कि ट्रेन ही मुतारिफ कराएं, क्योंकि अब 2022 में हम दाखिल हो चुके हैं लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी ट्रेन है नहीं। हाँ, ये बहुत नाम बहुत आ जाएंगे सोहा, लेकिन ट्रेन होनी चाहिए। चले नाम सजेस्ट करते हैं पहले इंसानों के लिए हम बना लें। अल्लाह करे कि देखिए हम लाइटर नोट पे खबर कर लेते हैं और हम आपको खबर दे देते हैं, और हमारा मकसद होता है आपको बताना कि इंटरेस्टिंग चीज़ें दुनिया में कहाँ कहाँ किस किस तरह से हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को अभी बेसिक नीड्स की ज़रूरत है और हम इस पर दुआ भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, और हम ये सोचते और समझने की हमारी है कि पाकिस्तान में वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो कि हम दूसरे मुल्कों में देख के बाकायदा तौर पर हैरान हो जाते हैं कि ये वहाँ पर जानवरों के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर व्हाई नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। बट ऑल दो आगे बढ़ते हैं, इंसानों के लिए। हाँ यस हरमीत, पावर शो उसके बारे में हम करेंगे बात। एक छोटी सी हमने लेनी है ब्रेक, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक वेकअप कॉल हमारी तरफ से कि अब मंडे ब्लूज से आप निकल आए। आज सेकंड डे ऑफ द वीक है और आपने क्या क्या तैयारी करनी है, इस हफ्ते में क्या क्या काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पीटीआई सपोर्टर्स का तो एक ही काम है कि इस हफ्ते में हमने आज 24 है, कल 25 है, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो कॉल दी गई है 25 मई की, उसके लिए लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। क्या सूरत हाल है वहाँ पर, हरमीत भी इस्लामाबाद में चुके हैं तो वो भी हमें ब्रीफ कर रहे थे शुरू में कि क्या सूरत हाल है, कैंटेनर्स कहाँ कहाँ रखे, कौन कौन सी रोड को ब्लॉक किया गया है, डाइवर्जन्स कहाँ कहाँ लगाई गई हैं। हमारे साथ फैसल साहिब मौजूद हैं, नुमाइंदा खसूसी हैं, पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, फील्ड में रहते हैं, उनको पता है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। फैसल कैसे हैं आप, ठीक है? फैसल को आवाज़ आ रही है। फैसल मुझे बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर हम लाहौर में देखें तो हमने कुछ एक्शंस इस तरह के होते हुए देखे कि उसके बाद हम सोच रहे हैं कि इस शो को फ्लॉप करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ और पिक्चर्स देखी होंगी। शेरी मज़ारी का आपने देखा कि उसकी बेटी किस तरह से बाहर आई हैं और वोकलिस्ट होकर उन्होंने किस किस तरह से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करके इस चीज़ को कंडेम किया है कि किस तरह से पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। हमाद अजहर की हमने एक वीडियो देखी, उनकी वालदा साहिबा जो हैं वो बड़ी इस चीज़ की नाराज़ हो रही थी इस बात पर कि कैसे मेरे घर आके और रेड किया जा रहा है। इसके अलावा सादिया सुहेल राधा जो है उनको भी हमने देखा कि उनके घर भी लाहौर में चुके, लेकिन अब तक देखा ये जा रहा है कि लाहौर में जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ से लोगों को लेके इस्लामाबाद जाना है उनको ज़्यादा पकड़ा जा रहा है। हरमीत, इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक फुटेज भी हमने कल सोशल मीडिया पर काफ़ी देखी, तो ये व्हाट्स गोइंग ऑन? देखिए, ये हमेशा ऐसे होता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई पावर शो होता है या इस किस्म की जब हुकूमत को लगता है कि कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा थ्रेट है तो इस किस्म के हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इस किस्म के हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि ख़ासकर पीटीआई के वो वर्कर्स
जो ज़्यादा वर्कर को लाने की शिक्कत रखते हैं उनको भी घरों में या तो नज़रबंद किया जा रहा है या उनको गिरफ्तार करके। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कामयाबी से मुख्तलिफ अपने घरों से कई और फरार हो चुके हैं, कई अपने दोस्तों के यहाँ पनाह ले चुके हैं। तो ये सूरत हाल तो हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं। लेकिन अच्छा इस्लामाबाद की आपने ये जिस हमें तरह जो डिपिक्ट करता है ना सारा कुछ, ये डिपिक्शन इस चीज़ की है कि ऑब्वियसली हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो रही है। इस शो को फ्लॉप करने के लिए जो भी करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं। फैसल साही हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है पब्लिक न्यूज़ के। फैसल, आप क्या देखते हैं, लाहौर में ये एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इस्लामाबाद में क्या क्या रुकावटें रखी जा रही हैं कि किसी तरह से भी लोगों को वहाँ पहुँचने से रोका जाए? देखिए, कल आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने आज़ादी मार्च का ऐलान कर रखा है। धरना दिया जाएगा जो श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद के, उसके ऊपर धरना दिया जाएगा। 3 बजे का जो वक्त रखा था, तो जो हुकूमत की जो ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब इंतजामिया हरकत में आ चुकी है। एक तो इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे कंटेनर्स तो मंगवा लिए गए हैं, लेकिन अभी तक कंटेनर्स वहाँ पे रखे नहीं गए। लेकिन जो इस्लामाबाद का रेड जोन है, मुकम्मल तौर पर उसको सील कर दिया गया है। रेड जोन का जो डी चौक है वो तो गुज़िश्ता रोज ही उसको सील कर दिया गया था, कंटेनर्स लगा दिए गए थे। इसके साथ नादरा चौक, सरीना चौक, वहाँ पे भी कंटेनर्स लगा दिए गए। सिर्फ एक रास्ता रेड जोन में जाने के लिए खुला छोड़ा गया है और वो रास्ता है मारगला रोड का। इसके अलावा रेड जोन को मुकम्मल तौर पे सील किया गया है। लेकिन इस्लामाबाद के भी दाखिली और खारजी रास्ते, वहाँ कंटेनर्स तो मंगवा लिए गए हैं, लेकिन उनको भी मुकम्मल तौर पर सील नहीं किया गया। वहाँ जो ट्रैफिक की रवानी है वो मामूल के मुताबिक है, लेकिन अभी तक पहले मरले में सिर्फ रेड जोन को अभी तक सील किया गया है। ठीक है, फैसल ये बताएगा कि इनिशियली हमने ये देखा कि इस शो को रोकने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन पीटीआई रहनुमाओं का इस हवाले से क्या कहना है? कई लोगों ने अपने दोस्तों के घरों में पनाह ले ली और कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर पे मौजूद नहीं है कि पुलिस किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी तरह से रेड कर सकती है। तो पीटीआई रहनुमा जो है वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं? कॉल किस तरह से पूरी की जाएगी? देखिए, जो मरकजी क़यादत है या जितने भी मरकजी रहनुमा हैं वो तो अपने घरों से दीगर इलाकों में चले गए हैं, जैसे कि कुछ खैबर पख्तूनख्वा में चले गए हैं या दीगर इलाकों में चले गए। लेकिन जो इस्लामाबाद के थानों में लिस्टें तैयार की गई हैं, वो जितने भी सी कैटेगरी के जो सरगर्म कारकुनान थे उनके खिलाफ लिस्टें तैयार की गई हैं। सैकड़ों की तादाद में इसमें जो पीटीआई के सरगर्म कारकुनान की फहरिस्त मौजूद है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों के हदूद में रहने वाले जो कारकुनान हैं, मुकामी रहनुमा की जो लिस्टें हैं वो भी तैयार की गई हैं। लिस्टों में साबिक जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके नाम शामिल किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस के इस्लामाबाद के घरों के एड्रेस जो हैं वो भी हमने लिस्टों में देखी। और ये जो लिस्टें हैं, थाना लोहीबेर, थाना कोसार, इंडस्ट्रियल एरिया, शालीमार, मारगला के जो थाने हैं, इनके हदूद में जितने भी पीटीआई के वो कारकुन जो मुख्तलिफ इनके जलसे रैलियों में पेश रहते थे, उनके नाम जो है वो शामिल है। और बहुत सारे जो ऐसे कारकुन उनके घरों पर छापे भी मारे गए। जिशान मुगल थाना लोहीबेर के हदूद में रहते हैं, उनके घर में छापा मारा गया तो उनकी खवातीन ने खासा उनको कहा था हमारे घर में इस वक्त कोई भी नहीं है, सिर्फ हम 2 खवातीन हैं। लेकिन वो फुटेज भी काफी अब तो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। इसी तरह राजा बिशारत जो सूबाई वजीर कानून है रावलपिंडी में, वो गिरफ्तारी तो किसी की मुमकिन नहीं हो सकी, लेकिन अब इंतजामिया की जानिब से और पुलिस की जानिब से छापों का आगाज जो है वो गुज़िश्ता शब से हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी बहुत बड़ी तादाद में नहीं हो सकी। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जो रेड जोन हम देख रहे हैं कि रेड जोन में हमारा ऑफिस भी आता है और ये तमाम तर एरिया को जो सील कर दिया गया है, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको मालूम है कि जैसे रेड जोन से बाहर जाते हैं तो बारको और इस किस्म के बहुत सारे ऐसे इलाके आते हैं जहाँ पे वहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों से भी आपकी बातचीत होगी, तो कितने मुश्किलात का उनको सामना है इस वक्त? हमीद, आप जानते हैं कि जो बाराको जैसे मरी और दीगर कश्मीर से लोग आते हैं तो बाराको में हमेशा कंटेनर्स रखे जाते हैं, लेकिन इसके इतराफ में कंटेनर रोड की साइड पे खड़े हैं, अभी इसको बंद नहीं किया गया। इसी तरह अगर हम पेशावर वाली साइड से या मोटर वाली साइड पे हैं तो आपको पता है G13 जो गोर्रा का जो इलाका है वहाँ पे कंटेनर्स रखे जाते हैं, वहाँ पे भी कंटेनर्स मंगवा लिए गए हैं लेकिन अभी तक रखे नहीं गए। इसी तरह अगर हम जीटी रोड से आते हैं तो रवात टी चौक से जो है इसको ब्लॉक किया जाता है, तो रवात टी चौक में भी कंटेनर मौजूद है लेकिन अभी ब्लॉक नहीं किया गया। अब रात को इंतजामिया क्या जो है वो डिसीजन लेती है, उसके बाद ही कोई जो है वो चीजें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल तमाम शाहराएं जो हैं वो ओपन है, ट्रैफिक की रवानी भी मामूल के मुताबिक है। कंटेनर की पकड़ दकड़ भी जारी है, कंटेनर और जो मालकान है उनसे कंटेनर लेकर जो इंतजामिया ने रोड की सारी तरफ पे जितने भी इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे रखे गए हैं। इसी तरह आप जानते हैं जो गुलबर्ग का ब्रिज है
इसके साथ भी कंटेनर जो है पहुंचा दिए गए हैं। तो मुख्तलिफ जो शाहराएं कश्मीर हाईवे जो है इस पे भी कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ रखी अभी तक रेड जोन के अलावा कहीं पे भी नहीं रखे गए, सिर्फ रेड जोन को अभी तक सील किया गया है। ठीक है, फैसले बताएगा जो टारगेट था बेसिकली वो हमने देखा है कि बड़ी कॉल का काफ़ी देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे। ऑल लोग बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट पे ट्रैवल करते हैं, रैली और बड़ा वो नारे लगाकर और लोगों को इकट्ठा करके। अगर वो दाखिली और खारजी रास्ते बंद है तो वो लोग तो इस तरह से नहीं पहुँच सकते। कितने लोग हैं जो इस्लामाबाद ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं? आपको क्या लगता है कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच सकेंगे इस कॉल पे? हमने देखे माजी में भी देखा है, जब भी किसी भी सियासी जमात की जानिब से कोई धरने या लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है तो इंतजामिया या खासकर हुकूमत की जानिब से पकड़ दकड़ और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होता है। और इस तरह लगता है कि जैसे पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया जाता है, जगह जगह कंटेनर लगा दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जितने भी कारकुन जो उन्होंने अपनी जगह मुकर्रर की होती है वहां पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह जो इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, मुकामी क़यादत है, जो मरकजी रहनुमा है, उन्होंने इस हवाले से पहले ही एक प्लानिंग कर रखी थी कि अगर ऐसी सूरत में गिरफ्तारियां होती तो उन्होंने क्या करना है। तो उनका प्लान जो है वो मुकम्मल तैयार है। जब ये 3 बजे का वक्त आएगा, यकीनन बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो खासकर जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो निकल कर पहुंच जाएंगे। और कहाँ से पहुंचेंगे, इंतजामिया को खुद इस बारे में उसी वक्त पता चलेगा कि ये आए कहाँ से है, क्योंकि अभी तक ये जिसके भी कारकुन के घर में छापा मारते हो अपने घर में नहीं मिल रहा। तो यकीनन उन्होंने अपने प्लानिंग उन्होंने तैयार की हुई है। गिरफ्तारियां इस्लामाबाद में कोई बड़ी तादाद में अभी तक नहीं हो सकी। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि जाहिर बात है कि कल का दिन बड़ा अहम है और जिस तरह हमने माजी में भी देखा है कि पकड़ दकड़ का ये सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन अब आज की रात जो है बड़ी अहम है और आज का दिन भी बड़ा अहम है। और हम देख रहे हैं तकरीबन 2000 से ज़्यादा एहलकार जो है पुलिस के जो वो इस्लामाबाद में आ चुके हैं और जगह जगह पर वैन्स भी आपको नज़र आएंगी। तो क्या इसमें गिरफ्तारियों में या वर्कर की गिरफ्तारियों में आपको तेज़ी नज़र आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि आज रात बड़ी सख्ती से इनसे निपटा जाएगा कुछ? बिल्कुल हरमीत, ये सी कैटेगरी की लगभग कोई 500 से ज्यादा कारकुनान हैं जिनकी लिस्टें तैयार की गई हैं। और इसी तरह अगर सिक्योरिटी की बात करें तो 2200 से ज्यादा जो सिक्योरिटी एहलकार हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में उन्हें जो है वो तैनात किया गया है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि गुज़िश्ता शब ये पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ था, कोई कामयाबी अभी तक ना पुलिस को हुई है ना हुकूमत को अभी तक कोई कामयाबी खातर खानी हुई। चंद एक जो सी कैटेगरी से भी आप कह लें कि डी कैटेगरी वाले कुछ कारकुन थे उनको पकड़ा है। इसके अलावा जो मेन कारकुनान है या बल्दियाती सतह पर या दीगर जो कारकुनान है वो उन्होंने पहले ही प्लानिंग करके वो अपने दोस्तों के घरों में चले गए हैं या उन्होंने जो भी बंदोबस्त अपने किए हुए थे वो उस पर अमल कर चुके हुए हैं। तो पुलिस के लिए खासी मुश्किलात का सामना है। मोबाइल फोन उन्होंने बंद कर रखे हैं और वो जब उन्होंने किसी से रब्ता करना तो जो थोड़ी देर के लिए मोबाइल ऑन करते हैं, रब्ता करने के बाद फिर उन्होंने जो अपनी प्लानिंग तरतीब दी है उस पर वो अमल कर रहे हैं। तो कोई गिरफ्तारियां जैसे मैंने बताया बहुत बड़ी तादाद में नहीं हो सकी। जितने भी थानों में ये लिस्टें तैयार की गई है वो सिर्फ लिस्टें देखते हैं और उनके घरों में जाते हैं, छापे मारते हैं, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं हो रही पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हमारे लिए भी खासा ये कड़ा इम्तिहान है कि हमें हुकूमत ने एक ऑर्डर दिया हुआ है कि अपनी गिरफ्तारियां करनी है, लेकिन जब हम गिरफ्तारियां करने जाते हैं तो हमें मिल कोई नहीं रहा। तो अब वक्त थोड़ा सा रह गया, सिर्फ एक दिन का ये वक्त है। कल जब ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो आप भी देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ये कारकुन पहुंच जाते हैं और फिर जब बहुत बड़ी तादाद में हो जाते हैं तो पुलिस के लिए, इंतजामिया के लिए मुश्किल हो जाता है इनको गिरफ्तार करना, इनको रोकना। कंटेनर जो लगाते हैं वो भी आपको पता है ये साइड पे कर देते हैं क्योंकि तादाद बहुत बड़ी होती है। जिस तरह ये चार्ज क्राउड होता है तो यकीनन इंतजामिया और पुलिस के लिए इस तरह खासी मुश्किलात हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह इनका सामना कर पाएंगे। ठीक है फैसल, आपने इस हवाले से तो बताया कि डाइवर्जन कहाँ कहाँ लगाई गई हैं और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और पुलिस जो है वो कितनी और कहाँ कहाँ एक्टिव है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो लास्ट खिताब में एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात भी की है। तो अभी इस वक्त आप किस तरह से सिक्योरिटी टाइट देख रहे हैं पूरे इस्लामाबाद की और कहाँ कहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है? इस्लामाबाद में 2200 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको तैनात किया जा रहा है, जिसमें रेंजर और एफसी के एहलकार हैं वो भी तैनात किए जा रहे हैं। तो आप जानती हैं कि इस्लाम जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो KPK में मौजूद हैं और वहाँ से भी सिक्योरिटी वो ले रहे हैं। जैसे IG जो खैबर पख्तूनख्वा उनका बयान भी सामने आया था कि हम जो लॉन्ग मार्च है इसकी सिक्योरिटी का मुकम्मल बंदोबस्त करेंगे। इसके साथ साथ आप जानती हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपनी भी सिक्योरिटी है। तो थ्रेट तो उन्होंने खुद वो जिक्र कर चुके हैं, लेकिन उसी हवाले से खतर का इंतजाम भी किए जाएंगे। और जब ये यहाँ पे पहुंचेंगे, एक तो जगह जगह कंटेनर रखे जाएंगे, पहले तो उनको रोका जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि कल 3 बजे का वक्त है तो 3 बजे गवर्नमेंट ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। फैसल साहिब, आपने डिटेल्स हमें इस हवाले से बेहद शुक्रिया। लेकिन अगर बैकअप प्लान देखा जाए तो PTI का भी पूरा है, लेकिन देखना क्या है कि अब ये कहाँ से शुरू होती है बात और कहाँ जाके रुकती है। कल का दिन बड़ा अहम है। तो अब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद भी इस बारे में बात करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि बात इसी चीज़ के बारे में करेंगे कि अब हुकूमत का प्लान भी पूरा है और अपोजिशन का प्लान भी पूरा है, तो गवर्नमेंट ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि कुछ ऐसे डिसीजन लेने अब वक्त की अहम ज़रूरत है। क्या क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर आयमा मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। आयमा आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो में। हमारी तरफ से सुबह बखैर, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, थैंक अच्छा यू। बताइएगा कि इमीडिएट जो फैसला लिया गया वो इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान था, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से लिया गया। इस तरह के डिसीजन लेकर क्या मैशत को संभाला दिया जा सकता है, क्या क्या फैसले हो सकते हैं? बेसिकली जो हमारा पॉलिसी रेट होता है, दैट्स वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जिसको आप यूज करके इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपकी डिमांड है ओवरऑल इकोनॉमी की उसको, और जो पैसा आपका इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ते। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को लार्ज अमाउंट ऑफ M2। अब M2 क्या होता है? जो कैश इन सर्कुलेशन होता है इकोनॉमी में, वो होता है। हमारे पास इस वक्त अराउंड 250 बिलियन रुपीस सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी में। यहाँ जो मर्चेंट्स हैं वो बैंक से पैसा नहीं रखते, वो क्योंकि 6-7 साल पहले डार साहब ने ये एक पॉलिसी की थी कि 0.3% आपका टैक्स होगा जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे बैंक से। तो हमारे मर्चेंट्स, बिजनेसेस और जो जनरल लोग हैं जो कारोबार करते हैं वो कैश पे करते हैं, बैंक पे करते ही नहीं है। तो वो ये जो इंटरेस्ट रेट है एकदम से इट विल हैव बहुत मिनिमल या बहुत कम इफेक्ट आएगा इकोनॉमी में। तो बेशक ये एक स्टेप उठाया गया है एसबीबी की तरफ से, हमारे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, लेकिन एकदम जो हम इफेक्ट देखना चाह रहे हैं वो आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, दूसरी बात सबसे ज्यादा मतलब इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये है, जो जरूरी बात की गई है, कि जो पॉलिसी रेट था और जो मार्केट रेट है उसका जो 2.5% हमारे पास एक स्प्रेड था जिसपे एसपीपी लेंडिंग एंड बॉरोइंग कर रहा है और आगे जो कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं उसमें 2.5% का फर्क था, जिससे कमर्शियल बैंक्स बहुत इंटरेस्ट विंडफॉल प्रॉफिट्स बना रहे थे। वो कम हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो चलें, एक वो चीज हो गई। अब दूसरी बात स्टेट बैंक ने ये की है कि हम डिमांड को कम करना चाहते हैं। अब डिमांड हमारी कैसे कम होगी? जब पैसा ही लोगों के पास है, मनी इन सर्कुलेशन है इकोनॉमी में, तो डिमांड को हम कैसे कम करेंगे? वो एकदम से तो होता हुआ जिस तरह से ये स्टेप उठाया गया और जिस टारगेट के लिए ये उठाया गया वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तीसरी बात स्टेट बैंक ने की कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इन्फ्लेशन को कितने अरसे में कंट्रोल करना चाहते हैं, दैट अगेन इज अनदर क्वेश्चन। अगर आपने सीपीआई बकेट में देखे तो सबसे बड़ा हमारा जो एलिफेंट है वो व्हीट है। अब गंदम का भी 2-3 दिन पहले आया, हमारे पास 2.5 मिलियन टन जो है हमारे पास व्हीट का शॉर्टफॉल है, वो भी हम इम्पोर्ट करेंगे। फिर हमारे पास उससे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये डीजल और पेट्रोल की है, उस पर हम इतनी बड़ी बड़ी सब्सिडीज दे रहे हैं, तो प्राइसेस ने तो ऊपर जाना है क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में पेट्रोल, गैस, इन चीजों की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो जब हम इनको इंपोर्ट करेंगे, इनके ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो सीपीआई हमारी इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी? तो ये चीजें होती भी थोड़ी मुश्किल हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ एज एन इमीडिएट एक्शन इज, जैसे हमारी टीम गई हुई है कतर टू हैव टॉक्स विद आईएमएफ कि आईएमएफ से बात करें, आईएमएफ से हम पैसा लें, हमें 7th ट्रांच मिले इसकी। जब तक हमें ये ट्रांच पैसों की कहीं से नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है कि हम इकोनॉमी को रोक सकें और इसमें कम कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें जिस तरह आप कह रही हैं आईएमएफ से अगर हमें लोन मिलता है और ये मुआहदा जो है वो तय पाता है, तो क्या आपको लगता है कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सऊदी अरब और दीगर जो ममालिक हैं उनकी जानिब से भी हमें मिल सकती है? अगर हमें आईएमएफ दे देंगे ट्रांच तो डेफिनेटली हमें सऊदीया से भी मिल सकती है और बाकी कतर वगैरह से भी मिल सकती है। चाइना भी अपना पैसा हमें यूज करने की इजाजत दे देगा बिकॉज आईएमएफ इतना रिलक्टेंट है। एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज द सब्सिडी हमारी चल रही है परवेज मुशर्रफ के जमाने से। इसकी वजह से जितने भी
इकोनॉमिस्ट या ये सारे रेगुलेटरी टीम बैठी है, उनको नजर आ रहा है दिस इज समथिंग रॉन्ग। ठीक, ये नहीं कि एकदम से खत्म कर दे इसको मिफ्ता साहब, पर आहिस्ता आहिस्ता वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन ताकि एक हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सके। जिस तरह हम जा रहे हैं वी आर ऑन अ ब्रिम ऑफ अ वेरी हमें ग्रेजुअली इस चीज़ को बेसिकली देखना पड़ेगा। इमेजिन डिसीजन इस तरह के ना हो कि हम बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाए, तो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कि क्या करना है। डॉक्टर आयमा मेहदी हमारे साथ मौजूद थी, आपका बेहद शुक्रिया, आपके रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। कहना यही था ऑल दो कि ग्रेजुअली करेंगे तो चीज़ें मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती, इमीडिएट डिसीजन लेंगे तो शायद चीज़ें उस तरह से ना हो सके। सो अभी हमने काफ़ी हद तक आपको अपडेट कर दिया है, एक न्यूज़ ब्रेक के उसके बाद हम दोबारा वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो और दूसरे सेगमेंट में हम जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे उसके बारे में बात करना इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम पाकिस्तान के नौजवानों को मुस्तकबिल की माजूरी से और उन्हें माजूर होने से बचाना चाहते हैं। पोलियो कैंपेन का शुरू में मैंने जिक्र किया और ये ड्राइव जो है 23 से शुरू हुई है, 29 तक जारी रहेगी। दीगर ममालिक की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने आप को पोलियो फ्री बना लिया है। किस तगदो के साथ, मुश्किल के साथ, परेशानी के साथ वो वक्त गुजारा, लेकिन पाकिस्तान को अब तक हम पोलियो फ्री नहीं बना सके। तो कहाँ डेफिशिएंसी है, हमारी कोताहियाँ कहाँ पर है, गवर्नमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, इस पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरमीत, हमें अपनी एज ए इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खास तौर पर वालिदैन को निभानी चाहिए और हम देखते हैं अक्सर औकात के पता नहीं इससे बचने के लिए मुख्तलिफ हरबे भी अपनाए जाते हैं। बाज़ औकात सिर्फ सर्कल जो है अपने अंगूठे को ब्लैक कर लिया जाता है बताने के लिए कि बच्चा जो है उसने पोलियो के कतरे पी लिए हैं। क्यों बचा जाता है और इसमें क्या मिथ है, लोग क्या सोचते हैं? अच्छा वैसे हम देखें तो आपने जिस तरह फरमाया कि पूरी दुनिया में ये मामला तकरीबन पोलियो का खात्मा हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ममालिक के साथ साथ हम ही हैं जहाँ पे ये पोलियो के केसेस पाए जाते हैं। मुझे याद है कि मैं पिशावर का एक इलाका था, वहाँ पे गया था कवरेज के लिए, पब्लिक न्यूज़ की टीम हमारी गई थी और उससे पहले एक अफवाह फैलाई गई थी कि कुछ बच्चों को जानबूझकर जो है बच्चों ने एक्टिंग की, उसमें बड़ी कमाल की एक्टिंग उन्होंने की थी कि वो बेहोश हो गए और इस किस्म की अफवाहें फैला के फिर जब हम वहाँ पे ग्राउंड पे गए रियलिटी कुछ और थी। इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि जो इलाके हैं, दूर दराज के इलाके जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जमा रहा है वो बहुत वर्स्ट किस्म का है, फिर वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे हम देखते हैं इस किस्म की जब अफवाहें फैलाई जाती है। आपको याद है जब कोरोना आया था तो बहुत सारी जो है ये जितनी भी वैक्सीनेशन के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से बहुत सारी अफवाहें हम गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे, आम मोहल्ले गली मोहल्लों में भी इस किस्म की अफवाहें थी। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इन चीज़ों पे ज़्यादा जो है ध्यान दे देते हैं, ना कि अपने बच्चों की सेहत पे, ना कि अपनी सेहत के हवाले से। अब देखिए ना कितना मुश्किल होता है कि एक बच्चे का जो सर्वाइव है पूरी उम्र के लिए वो माजूर तो हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो फैमिली जो है वो कितनी टॉर्चर होती है, वालिदैन कितनी तकलीफ से गुजरते हैं, उनको वाशरूम तक लेके जाना, उनको उठाना बिठाना, बहुत सारे मसाइल का जो सामना होता है ना सिर्फ उस बच्चे को फेस करना पड़ता है बल्कि उसकी फैमिली को भी करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म की चीज़ें आती है, इन किस्म की जो अफवाहें जब उसके खिलाफ आती है तो उन अफवाहों पे कभी आप ध्यान न दें। आप कोशिश करें कि जो हुकूमत की जानिब से, जो मीडिया पे जो चीज़ चल रही, जो अवेयरनेस के लिए कैंपेन चल रही हैं, आप उन पर अमल दरामद ज़रूर बनाएं, क्योंकि ताकि आपका जो फ्यूचर है यानी बच्चे का जो फ्यूचर है कम से कम वो तो सेफ होगा। तो आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं इस किस्म की चीज़ें जो हर में इस्तेमाल होती वो ज़्यादा नुकसान देते हैं, वो न सिर्फ हमारे घर के सुकून को तबाह बर्बाद कर देते हैं बल्कि हमारे जो इंतज़ामिया होती है उनके लिए भी सोच फिक्र होती है कि अब ये जो मामला है कि कब ख़त्म होगा, इस मुल्क से कब इस पोलियो जैसी इस मर्ज से निजात हमें मिलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं और ख़ासकर हमारे जो उलमाए किराम हैं, क्योंकि हमारे माशरे में उनका एक अहम किरदार है और वो बड़ा माना जाता है, बड़े लोग उनको मानते हैं, चाहे वो मस्जिद के मेंबर में बैठ के जब वो ऐलान करते हैं, जब पॉजिटिव बात करते हैं, खासकर उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। अब तक हम जो पोलियो मुहिम को देख रहे हैं तो उसमें गली मोहल्लों के हवाले से हम देखें या हम जाते हैं गांव की ओर जाते हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि जितने भी हमारे मौलवी हजरात हैं उन्होंने भर अदा किया, जिसकी वजह से कम ये जो है पोलियो का कहीं ना कहीं खात्मा जो है हम कई शहरों से हम देख रहे हैं, कई इलाकों से देख रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह लोग नहीं करते थे, नहीं अपने बच्चों को पिलाते थे, अब वो लोग भी खुद आके आते हैं। अच्छा, और देखो ना ये मैं कितना आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, दैट इज़ रियली गुड, क्योंकि हमें साथ साथ अप्रिशिएट भी करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ड्राइव पिछले साल और पिछले दिनों में चलाई, दैट इज़ रियली गुड। अगर हम अपने पंजाब की बात करें, लाहौर की खासतौर पर बात कीजिए तो DC बहुत एक्टिव थे, खुद गए
और पोलियो टीम्स और पोलियो वर्कर्स जो हैं उन्हें अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दे आर वर्किंग रियली गुड। बहुत सारे मकामात पे हमने ऐसे देखा कि लोग पोलियो के कतरे ना पिलाने की वजह से पोलियो वर्कर्स को टॉर्चर भी करते रहे हैं, उन्हें मारते पीटते भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पोलियो वर्कर्स आर देयर बेस्ट, क्योंकि वो इतनी गर्मी में और इतने सामान के साथ एक एक घर पे जाके चेक एंड बैलेंस रखना और वहाँ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना। और फिर बाज़-औक़ात ऐसे मकाम भी आते हैं कि माँ बाप को कन्विंस करना पड़ता है, जो कि हमारा काम है। देखिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपकी प्लेटफॉर्म ऐसे, बल्कि आप तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और आपके जो, और आपको याद होगा सोहा, अब तो घर घर ये मुहिम चल रही है और काफी अरसे चल रही है। एक वक्त ये था कि हम बहुत छोटे थे तो तब जब ये ऐलान किया जाता था कि पोलियो के कतरे फलां जगह में पिलाए जाएंगे, लोग लाइन में लग जाते थे। अब तो आपके घर तक टीमें पहुंच जाती है। और आपकी बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट ने जिस तरह इकदाम उठाए हैं, और खासकर उन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे दूर दराज इलाके हैं, कभी हम देखते हैं कि बहुत ठठरती सर्दी हो, बर्फ पड़ी होती है, बहुत सारी ऐसी वीडियोज हमारे सामने जो है वो पोलियो मुहिम में काम करने वाले वर्कर्स की सामने आती, जो ठठरती सर्दी में पहुंच के घरों में पोलियो की मुहिम को जारी रखते हैं। या अब आप देखें कि मौसम कितना गर्म है, इस गर्म सख्ती में भी वो निकल के घरों से निकल कर कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे की जान जो है, आपके बच्चे को कम से कम मुस्तकबिल की जो माजूरी है उससे बचाने के लिए वो रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ का। और आपकी बात ठीक है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो महफूज हो, पाकिस्तान महफूज हाथों में हो, तो उनकी जानिब से इस किस्म की इकदामात भी की जाती हैं और इस किस्म की कोशिश भी की जाती है और इस किस्म के हथखंडे जो है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को जो वो काम कर रही है। जरूरी है कि लोगों के अंदर मिथ्स है, लोग क्यों पोलियो के कतरों से भागते हैं और क्यों अपने बच्चों को उससे बचाना चाहते हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव को भी कीप इन माइंड रखना बड़ा ज्यादा जरूरी है कि कोई हार्मफुल नहीं है, बल्कि आपके बच्चों को माजूरी से और मुस्तकबिल की माजूरी से बचाने के लिए जरूरी है। हमारे साथ मुफ्ती आबिद मुबारक साहब मौजूद हैं, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब आपको सुबह बखैर। ये अर्ज़ कीजिएगा कि अगर तमाम तर सूरत हाल को हम देखें तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, दे आर वर्किंग रियली गुड, लेकिन आम आवाम को आगाह करने का काम आपका और हमारा है। किसी तौर पर भी ये हार्मफुल नहीं है अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मेडिकली देखा जाए, लोगों को बताने कि आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर माजूरी से अपनी सारी ज़िंदगी के लिए बच्चों को बचाना है। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अवेयरनेस का काम उन्हीं लोगों का है जो कनेक्ट होते हैं आम लोगों के साथ। तो जिस तरह आप हुए या जो मेहराब और मिंबर के वारिस हैं वो लोग हुए, तो बिहम्दिल्लाह ताला हम इसमें बड़ा शर सदर रखते हैं और बड़ा कैटेगोरली हमारा एक मौक़िफ़ है कि पोलियो के कतरे जो हैं पिलाए जाने चाहिए और अपने बच्चों को माजूरी से, मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए माँ बाप पर लाजिम है कि हर वो इक़दाम करें जिससे उनके बच्चों की सेफ्टी हो। और मौजूदा दौर में क्योंकि ये एक हकीकत है और बहुत से लोग इस माजूरी का शिकार हुए और उससे बचने के लिए दुनिया ने जो तदाबीर इख्तियार की हैं उनमें पोलियो वैक्सीन एक बड़ी मौसर जो है वो तदबीर है। चाहे जाए कि लोग इसके बारे में प्रोपेगेंडा करें कि ये जो है वो औलाद की बंदिश के लिए है या मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारी पॉपुलेशन में तो इजाफा हो ही रहा है। तो चाहे जितने मर्जी पोलियो के कतरे पिलाए जाएं या ना पिलाए जाएं, तो ये एक प्रोपेगेंडा है जो एक आम लोगों में जो है वो हमारे लोगों ने अपनी जहालत की वजह से जो है वो सरायत कर गया। क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि आप किसी के बारे में अगर कोई दावा करते हैं तो आपको दलील भी देनी पड़ेगी। अब दलील कोई है नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा कि जनाब ये यूं हो जाएगा, नहीं यूं हो जाएगा, तो उस प्रोपेगेंडे पर तो आप इमारतें खड़ी नहीं कर सकते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, हम देखते हैं कि इसमें आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि मेंबर जो है वो बड़ा उसका किरदार जो है अगर वो उसको इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से किया जाए, लेकिन हम बहुत से ऐसे इलाकों में देखते हैं कि कुछ शरपसंद लोग जो हैं, या हम वहाँ पे कोशिश ये की जाती कि मज़हब का सहारा लिया जाता है, अवेयरनेस वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ के उलमा किराम के लिए आपका क्या पैगाम है सर? देखिए, मेंबर तो हमेशा ही पॉजिटिव ही यूज होता है। जैसे कि कुछ जगहों पर हर तबके में कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी राय अलग रखते हैं। जैसे आपके मीडिया में बहुत से सहाफ़ी हजरात की राय अलग होती है, आप लोगों की राय अलग होती है, इसी तरीके से यहाँ भी है। लेकिन
ओवरऑल जिन जो मराजे हैं जिनकी तरफ लोग निगाहें रखते हैं, औलमा भी, यानी कि आप उनको कहें कि जो मरकजी लीडरशिप है, वो सब जो है इस बात पर मुत्तफिक है कि भाई पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए, चाहे वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट की हो। तो वहाँ के जो औलमा हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई पिलाओ, कोई हर्ज नहीं है, और उनके बच्चों को भी पिलाया जाता है। हाँ, क्योंकि माइंड सेट एक है और ये एक हकीकत है, हम ये बात डिनाई नहीं कर सकते हैं कि नहीं जनाब कोई भी ऐसा बंदा नहीं पाया जाता है, वो पाए जाते हैं, तो उनको हम प्यार मोहब्बत से ही बात कर सकते हैं, कोई बंदूक के जोर पे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है वो अपना किरदार वाज़ेह तौर पर अदा करना चाहिए, जो बिहम्दिल्लाह ताला हम अदा कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ एक जो है वो मिसप्रोपेगेट हो रही है कि इससे कोई नुकसान या ऐसे जो है वो चीज़ें सामने आती हैं जो हमारी औलाद की बंदिश के लिए या फिर मुसलमानों की पॉपुलेशन कम करने के लिए हैं, क्यों इसके ऊपर कोई दलील है नहीं हमारे पास। इसलिए पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए और उसके साइड इफेक्ट्स कोई हमारे सामने आ नहीं रहे हैं। तो वहाँ के लोगों को, जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि पोलियो के कतरे पिलाएं और अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं, ठीक है। और माँ बाप पर ये लाजिम है, बल्कि पहला फर्ज ही माँ बाप का है। डॉक्टर्स तो बहुत दूर में आते हैं या गवर्नमेंट तो बहुत दूर में आती है, तो कि माँ बाप ही जो है वो औलाद का सबसे बेसिक सहारा होते हैं, क्योंकि जब बच्चा पाँव भी नहीं हिला सकता है, जब बच्चा खा पी भी नहीं सकता है, तो उसकी माँ, उसका बाप ही उसकी परवरिश कर रहे होते हैं। तो सिर्फ खिलाना पिलाना ही मकसद नहीं है, बल्कि उनको माजूरी से बचाना, उनकी तरबियत करना, उनकी नशोनुमा का ख्याल रखना, ये सब माँ बाप पे लाजिम है। ठीक है सर, तादाद कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो रही है। हमने दीगर ममालिक की बात की तो उन्होंने अपने आप को पोलियो फ्री बना लिया है, लेकिन अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात की जाए 2021-22 में कंपैरेटिवली पहले से बहुत कम केसेस सामने आए हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ थोड़ी सी कमियाँ बाकी हैं आम आवाम को आगाह करने में, या अगर हुकूमत की बात की जाए या इदारों की बात की जाए, जहाँ पर अगर हम उसको पूरा करें, उस डेफिशिएंसी को पूरा करें, तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को इंशाल्लाह पोलियो फ्री बनाया जा सकता है? असल में जैसे कि कोरोना को जो है ना, कोरोना से इतने लोग नहीं मरे जितने लोग खौफ से मर गए। कोरोना को हमने एक डरावना ख्वाब बना दिया। इसी तरह पोलियो जो है ना, वो कतरे पिलाने में तो फिर हमने लोगों का जहन बना दिया। अब ये उसके बाद इंजेक्शन ले आए, तो इसके बाद इनको चाहिए थोड़ी सी जदीद टेक्नोलॉजी अपनाएं और लोगों को खौफ से निकाल कर के लोग खुद तैयार हो। मिसाल के तौर पर एक जगह पोलियो टीम गई पूरे स्कूल में कि भाई इन सबको हम टीके लगाएंगे। अब वो टीका भी इतना बड़ा, उसको देख के बच्चे डर गए, तो अब वो वालिदैन को बुला लिया, फिर वहाँ हंगामा हो गया, फिर वो खबर इधर उधर चली गई। अब होना ये चाहिए कि ये भी जदीद टेक्नोलॉजी अपनाएं और इस तरीके से जो है वो बच्चों को प्यार मोहब्बत के साथ जो है वो जूस दें, बच्चों को टॉफी दें, बच्चों का ख्याल रखें, तो बच्चे खुश होकर जो है पोलियो टीम का इंतजार करें। ये मेरी राय है। तो हमारे इदारे जो है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मुस्बत रोल हमारे इदारों को कलीदी किरदार जो है वो अदा करने की अशद जरूरत है। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब हमारे साथ थे, इस्लामिक स्कॉलर, आपने अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मर्ज से बचाया जा सकता है। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हम तो आजकल बहुत डरे हुए हैं, ख़ास तौर पर आफ्टर कोविड-19। 2 से 3 साल कोविड से गुजारने के बाद अब कोई भी वायरस आता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे ये प्रेडिक्शंस शुरू हो जाती है कि ये उस तरह का, ये उस नौयत का वायरस हो सकता है। हैव यू सीन सम काइंड ऑफ पिक्चर्स इन न्यूज़ एंड स्टोरीज ऑन सोशल मीडिया? मंकी पॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। क्या ये मर्ज है, ये वायरस है, कॉन्टेजियस है, जानवरों से इंसानों में आता है, ये है क्या? वेरी कंसाइज एंड वेरी क्लियर क्वेश्चंस अबाउट, इसको आज के प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। आपका तारुफ कराती हूँ, डॉक्टर अली कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अमराज जल्द हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू वेरी मच जी, ऑल गुड जी, ऑल गुड जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू सर। बड़े कंसाइज से और सीधे से सवाल हैं। हम बहुत डरे हुए हैं ऑब्वियसली ना, सारी आवाम बहुत डरी हुई है, सो उनको अवेयर करना कंपैरेटिवली ज़्यादा ज़रूरी है। मंकी पॉक्स है क्या, कैसे होता है, इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या? जैसे अब देखिए ना, हमारी दुनिया में वायरस एक नाम आ चुका हुआ है जो कि बहुत कॉमन अब हो चुका हुआ है।
तो जो वायरस होता है इसकी कोई दवाई नहीं होती, सबसे पहले बताएं। इसकी वैक्सीन होती हैं, जब भी कोई वायरस होता है दवाई नहीं, वैक्सीन होती। जिस तरह अब ये वायरस अबाउट यू कैन से मोर देन 60 ईयर्स पहले ये एक मंकीज़ के अंदर देखा गया था, एक टेस्ट हो रहा था तो वहाँ मंकीज़ में से पाया गया था वायरस ये वाला। मगर अब इसका कुछ केसेस 1970 में आए इसके, मगर अब कुछ केसेस बढ़ गए हैं इसके। देखिए दुनिया में भी, और सुना गया है कि हमारे मुल्क में भी एक आधा केस को इसका आ गया है मंकी वायरस। वायरस वो चीज़ होती है जिसमें मैंने बोला इसकी दवाई नहीं होती, मगर इसका एक प्रॉब्लम क्या होता है, वायरस फैलता है पर्सन टू पर्सन, एक से दूसरे को। और ये तकरीबन ना समझ लें वही वाला वायरस है कि जो आपको एक तो जिस खांसने से, मुंह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसको कहा जाता है, एयर के अंदर होता है, ड्रॉपलेट में भी होता है, बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर भी होता है, आपको ट्रांसमिट करते हो, एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है वायरस। समझें जिस तरह हमने कोविड की बात की थी, चलें उस तरह लीथल नहीं है, उस तरह इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मगर ये वो वायरस है कि जिसका इंक्यूबेशन पीरियड भी उतना ही। इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि जब वायरस बॉडी में गया और उसके बाद कितनी देर में इसके सिम्टम्स शो हो सकते हैं दैट इज़ कहते हैं 15 दिनों में वायरस, अबाउट 2 वीक्स। मगर अब लेटेस्ट कुछ स्टडीज़ में आया कि 3 वीक्स तक भी इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो वायरस अगर बॉडी में है तो 3 वीक्स तक इसके सिम्टम्स आ सकते हैं इसके। अब आते थे हम इसके सिम्टम्स पे के ऊपर कि भाई कितना लीथल और कितना ख़तरनाक और कितना इससे बचा जा सकता है। बचने में तो ये अगर किसी को है और डिटेक्ट हो गया तो वो बंदे को इस तरह आइसोलेट, जिस तरह कोविड में किया जाता था ऐसे ये पेशेंट को आइसोलेट किया जाना है उसके अंदर, ताकि वो औरों को ना दे ये वाला वायरस। ये तो हो गया। अगर खुदा ना खास्ता किसी को आ गया, मैं सिम्टम्स बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि कंफ्यूज ना करें किसी और बीमारी से। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक बीमारी होती है चिकन पॉक्स, इसको उसके साथ बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसके जो स्किन लीजन्स हैं, जो जल्द के ऊपर इसके लीजन्स आते हैं, वो ऑलमोस्ट चिकन पॉक्स वाले आते हैं। मगर उससे पहले बताना चाहूँगा कि ये स्टार्ट कैसे होता है। मरीज़ को बुखार होता है, एक जनरल एक बुखार होता है पेशेंट को। देखें जैसा कोविड में भी सबको, हमें कोविड हर एक को हुआ, बुखार हुआ, उसके बाद पेन्स हुई, हेडेक हुई, तो इसके भी ऑलमोस्ट वही सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं कि बुखार होएगा सबसे पहले पेशेंट को, हेडेक होगी, माइल्जियाज मस्कुलर पेन्स होंगी, जनरलाइज वीकनेस होगी, लेथार्जी होगी। ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, याद रखें ये मस्ट एक पेशेंट के अंदर। इसके 5 दिनों के अंदर अंदर इन्फेक्ट होने के बाद आपको ये सिम्टम्स किसी के अंदर जो आने आ गए। अब उसमें एक और सिम्टम है जो किसी उनमें डिजीज़ में नहीं होता था, आई मीन कोविड में या चिकन पॉक्स में, लक्स में, लाखड़ा काकड़ा में, वो नहीं है। दैट इज़ लिम्फ नोड्स। व्हाट आर लिम्फ नोड्स? ये एक्स्ट्रा एक चीज़ है जो इसमें आई है। लिम्फ नोड्स कहते हैं हमारे ग्लैंड्स होते हैं नेक के अराउंड, आर्मपिट्स के अराउंड, लेग पिट्स के अराउंड और बॉडी के कुछ पार्ट्स पे वो स्वेल हो जाते हैं, वो वाले ग्लैंड्स। जब वो ग्लैंड स्वेल हों तो देन आपको डॉक्टर के साथ रब्ता करने के जी अब मुझे बताएं, मैं देखूं क्या है, मेरा क्या प्रॉब्लम है। दिस इज़ दैट। ये एक वो चीज़ है कि जो सबसे देखिए बुखार तो और चीज़ों में भी होता है, चिकन पॉक्स में भी होता है, लीजन्स और भी आते हैं, मगर जब लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाएं, गठोलियाँ बन जाएं आपके नेक पे, बॉडी के किसी पार्ट पे, देन वन शुड गो। ये तो वो हो गया। अब जो स्किन के लीजन्स हैं जो जल्द के ऊपर आने लोगों के, वो क्या, बुखार पहले आएगा, उसके 5 से 6 दिन के अंदर आपको एक रैश आएगा बॉडी के ऊपर और रैश के ऊपर आपके आबले बनेंगे। जिस तरह एक चिकन पॉक्स के ऊपर दाने बनते हैं, उसके ऊपर पीप पड़ी होती है, क्रस्टिंग हुई होती है, उस तरह के पूरी बॉडी पे आपके छाल के टाइप से। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन ये जो रैश की आप बात कर रहे हैं दैट इज सेम लाइक एलर्जी काइंड ऑफ थिंग? हाँ जी, पहले वो एक एलर्जिक सा रैश आता है और उसी के ऊपर वो दाने बन जाते हैं। एक एलर्जिक रैश पे दाने बने, वो जो आबले बनते हैं असल वो आबले हैं कि जिनमें खारिश भी होती है, इंसान को नोचता भी है, टेंडर भी होते हैं, बड़े पेनफुल भी होते हैं, वो वाले जितने भी आबले बने होते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग कि जैसे डायग्नोज किया जाता है इसको। एक तो बाकी भी चीज़ें हैं, लिम्फ नोड्स मैंने बताया, और वो जो आबले बॉडी पे बन रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स पे, पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो सकती है उसके अंदर। इसको चिकन पॉक्स से कैसे आप, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह के ही चिकन पॉक्स में लाखड़ा काकड़ा में बनते हैं, उसमें हमने कैसे किया, उसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट सही है, उसमें मुंह के अंदर इन्वॉल्वमेंट आती है चिकन पॉक्स में। इसके अंदर वैसे बॉडी के अंदर आता है, खारिश होएगी, आप नोचोगे, क्रस्टिंग बनी होगी, आबले बड़े होंगे, ऊस कारे होते हैं, उसमें से पस भी पड़ी होती है उन सब के अंदर, और लेथार्जी, बॉडी में जनरलाइज वीकनेस, इंसान का बहुत अच्छा सिम्टम्स तो आपने बता दिए। हरमीत इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है, हमारे को होस्ट है। हरमीत, यू वांट टू ऐड समथिंग?
जी जी जी, डॉक्टर साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, डॉक्टर साहब अगर हम देखें जिस तरह कोरोना में हमने देखा कि बहुत शदीद किस्म का बुखार भी होता था, दर्द भी शदीद किस्म के होते थे पूरे जिस्म में, तो इसमें जिस तरह आप बुखार की बात कर रहे हैं, तो ये क्या ये एक तो ठीक कितने दिनों में होगा, ये बुखार साथ में रहेगा, और साथ में ये जो छाले बन जाते हैं, कहीं हम देखते हैं कि स्किन के साथ जो स्किन के ऊपर जब ये छाले बन जाते हैं, बहुत सारे लोगों के ये छाले जाते नहीं हैं, ये निशान जो है ये रह जाते हैं, तो इसमें क्या होगा डॉक्टर साहब फिर? जी हाँ जी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छाले जो स्किन पे बन जाते हैं वो रहते हैं उसके निशान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा क्योंकि इसके अंदर पेन भी होती है और बच्चे या कोई भी बड़ा स्क्रैच करता है उसको याद रखें, एक दफ़ा अगर आपने नोच दिया किसी छाले को, आंवले को, जैसे चेहरे पे एक्नी निकलती है उसको नोच दें तो वहाँ उसका निशान रह जाता है। इसके स्कार बन जाएंगे, निशानों से बढ़ के गड्ढा बन जाएगा वहाँ चेहरे पे, बॉडी पे, जहाँ क्योंकि किसी को हो उसको खारिश होती है इसमें, जब वो खारिश करेगा नोचेगा तो वहाँ पर वो इतना खारिश करके नोच देगा कि वहाँ गड्ढा पड़ जाएगा जिसको स्कार कहा जाता है। निशान तो होता है जो सुपरफिशियल रहता है, गड्ढा स्कार वो होता है जो डीप चला जाता है। एक दफ़ा गड़ा स्कार आ जाए फिर इसका मुकम्मल इलाज नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, डिफरेंट थेरेपीज़ हैं उससे किया जाता है, मगर अगर गढ़ा नीचे चला गया है और ज़्यादा हो गया, इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में भी क्या चीज़ है इसके अंदर वो, ताकि वो गढ़ा और वो जो निशान की बात कर रहे हैं वो चीज़ ना पड़े, स्कारिंग ना हो इसके अंदर, ऐसा स्किन तो बच जाए ना। उसके बाद इसकी कुछ, इसको हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन के जो बाद में जाएंगे तो उसके हल्के हल्के निशानात बॉडी पर रहते हैं जो कि विद इन ए मंथ और सो वो ख़त्म हो जाते हैं डिफरेंट क्रीम्स वगैरह के साथ, वो तो ख़त्म हो जाएगा। मगर अगर गढ़ा पड़ गया तो वो नहीं होगा। उसके लिए जब मरीज़ को हो तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। सिम्प्टोमेटिक किसको कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं फर्दर इन्फेक्शन ना हो, ताकि सुपर एडिड इन्फेक्शन उसमें ना आ जाए। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एंटी एलर्जीज़ दी जाती हैं ताकि ख़ारिश ना मरीज़ को हो। बॉडी पे जनरली आपको अमोलिएंट्स मॉइस्चराइज़र लगाने हैं, ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है बॉडी के ऊपर ताकि उसके मरीज़ ख़ारिश ना करे उसके ऊपर। आम जनरल जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स होती हैं वो भर भर के लगानी पड़ती हैं ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन जो है वो फर्दर डीप ना चली जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये ऐड कीजिएगा बिकॉज हमें कोविड का एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये कॉन्टेजियस किस तरह से है? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कॉन्टेजियस कैसे था कि उस चीज़ से बचा जाए। एक तो ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट कहते हैं कि हवा में आप मुंह से इसको करते हैं, जैसे चिकन पॉक्स वायरस भी ड्रॉपलेट वायरस है कि समझे बात कर रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक मार रहे हैं, उसके थ्रू ये आएगा और आएगा तो हवा में सस्पेंडेड रहता है, आप इसको ले सकते हैं। सेकंड किसने? बॉडी के फ्लूइड्स में है, अगर बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर है, आप ब्लड लेके किसी और को ट्रांसमिट किया जाता है, वही ब्लड किसी और को लग जाता है गलती से, वही जहां अगर कहीं को ज़ख़म आ गया उसका ज़ख़म को और छेड़ता है और उसमें कहीं कोई वेन बना होता है उसमें आ सकता है। डॉक्टर दो चीज़ें, टेस्ट और वैक्सीनेशन। जी देखिए आपने कहा कि चिकन पॉक्स और कंपैरेटिवली अगर हम मंकी पॉक्स की बात करें तो एक ही चीज़ है। हाँ टेस्ट करेंगे, कैसे डायग्नोस करना, जब डायग्नोस कर लिया तो इसका टाइम पीरियड कितना है, ग्रेजुअली ठीक कैसे होगा? इसका जो टेस्ट है कोई इसका रिसर्च टेस्ट नहीं है क्योंकि इसका क्लिनिकल टेस्ट होता है। क्लिनिकल कहते हैं सिम्टम्स देखने के बाद आप उसको करते हैं कि हाँ भाई ये इसका टेस्ट हो गया। बाकी इसकी ये तो डायग्नोसिस हो गया इसका कि भी क्लिनिकली हमें पता चले इसमें क्या है, और बाकी इसकी जो टाइम इसका कितनी देर में हील होता है, वैसे तो 1 वीक के अंदर ये ख़त्म हो जाता है, वेरी सॉफ्ट होता है। मगर ट्रीटमेंट्स में आपको कोई ख़ास नहीं, सिर्फ मैंने बोला एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जीज और खारिश करने वाली कोई मॉइस्चराइजर, टेल्कम पाउडर्स वगैरह ये चीज़ें आप उसमें लगाएं। डॉक्टर साहब बेसिकली हमारा मकसद आपको डराना नहीं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए ये सेगमेंट करना ज़रूरी था। एक ब्रेक लेनी है हमने और उसके बाद वापस आते हैं। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So I have a solution for you guys. Guess what? आप बहुत परेशान होते हैं तो यू वांट टू हिट समथिंग, मुझे नहीं पता, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, अब मैं बख्शूंगा नहीं, लेकिन ये तो आप स्ट्रेस रिलीज करने के लिए करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वी हैव अ सोल्यूशन कि आपको ड्रम बजाना आए या ना आए, आपको बजाना चाहिए। आपने सोशल मीडिया पे धूम देखी होगी ड्रम सर्कल की। 7 years ago they have launched this ट्रिक, और आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस रिलीज करने का एक तरीका जो उन्होंने लॉन्च किया, सुपर डुपर हिट गया। किसी भी आप आम कैफे में जाएंगे वहाँ पर आपको एक ड्रम सर्कल नजर आएगा, आपके हाथ में एक ड्रम है, कोई ट्रिक नहीं आता, आपको बस बजाई जाए बजाई जाए बजाई जाए। तारुफ मैं आपका कराती हूँ हमारे साथ कौन कौन स्टूडियो में मौजूद है। देख तो आपने लिया है, हमारे साथ जैन मौजूद है। जैन आपका इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, कैसे आप? ठीक है,
बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, हैदर भी हमारे साथ हैं। हैदर, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। लेकिन अब आम आवाम को हमने जो है ना वो ठीक करना है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वर्ड्स बहुत बड़े हैं लेकिन हम बड़े आम यूज़ करते हैं। ऐसे ही हरमीत बड़े आम यूज़ करते हैं इन अल्फाज को। अब इसके लिए सोल्यूशन है हमारे पास। मतलब ड्रम बजाना और डिप्रेशन को भगाना है। भगाना है, यस। तो कैसे भगाते हैं आप लोग डिप्रेशन को? और हाउ ये बाजी फिर जी 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 हरमीत। हाँ जी, मैं भी वही चाह रहा हूँ कि पाजी से कुछ सुनो ना। लोग जनता जानना चाहती है बाजी कि जनता कैसे जानना होता है चाहती ये है। पहले तो डिप्रेशन, आप कैसे ना भगाया मुझे ये जाता है बताएं, ड्रम से। अगर मैं हैदर आपसे पूछूं, लाइक कैसे, हाउ यू स्टार्टेड, हाउ यू गेट स्टार्टेड? अच्छा, ये दुनिया में तो ये हो रहा है बिकॉज ड्रम सर्कल जो है वो दुनिया में जगह जगह होते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज को देखें, वो बीच साइड पे ड्रम सर्कल करते हैं और फुल मून ड्रम सर्कल करते हैं, कम्युनिटी ड्रम सर्कल करते हैं। हम वही आइडिया को यहाँ पे पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। सिंस ये कॉन्सेप्ट पहले ही था, हम इसको एक इधर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें अभी हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ इकट्ठा हों, हमारे साथ आके ड्रम्स बजाएं, जिससे इनको एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में हेल्प करता है। और ऑल्सो ये बहुत एक फ़न एक्टिविटी भी है। आप अपने दोस्तों के साथ आएँ, आप अकेले आएँ, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ। इट्स अ लॉट ऑफ फन, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप एक बड़ा स्ट्रेस फ्री अपने आप को फील करेंगे जब आप एक ड्रम सर्कल पे पार्ट बनेंगे। और लोग अक्सर डरते भी हैं कि जी हम बजाएंगे, कैसे बजाएंगे, लेकिन इसमें इतना वो मसला नहीं होता बिकॉज इसमें आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए ड्रम्स बजाने की। वो हम आपको एक रिदम के अंदर लेके आएंगे, ग्रूव के अंदर लेके आएंगे। वो इतना मैजिकल है, वो पता भी नहीं चलेगा कि कब आप ग्रूव में होंगे और एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही होगी पूरे सर्कल में। गिव अ लाइव डेमो टुगेदर। मेरे ख्याल से लाइव डेमो में देना चाहिए। अब ये ट्रिक्स ये मतलब लेकिन शर्त ये है कि फिर आप भी साथ बजाएंगे। ये तो आपने शर्त देखिए हरमीत, ये तो शर्त बताएं कैसी है। अब आप तो दूर है, आप पे तो शर्त लागू होती नहीं है, मेरे पे लागू होती है। चलिए, आप दोनों यहाँ पे हैं तो आप लोगों ने कहा है कि आप सिखाते नहीं है, लोग आते हैं खुद ब खुद से बजाते हैं तो वो रिदम में आ जाता है। बिकॉज बहुत सारे लोग जब इकट्ठा बजा रहे होते हैं तो एट द एंड वो कोई ना कोई रिदम निकल आता है। सो ये भी हम लाइव बता भी देंगे कि किस तरह से आप उसकी डायरेक्शन सेट कर रहे होते हैं ना हम। अच्छा, डायरेक्शन सेट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि कैसा होता है। But you guys want me to do it? Okay. थोड़ा सा मुश्किल काम है। कैसे करना है इसको? अब बताएं। इसको आप थोड़ा सा You want to keep that? Yeah. Okay. Done. चले। How it started? इसको ऐसे रैंडमली बजा रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन इसके अलावा ये स्पेसिफिक कोई धुन भी तो बजा सकते हैं ना, मतलब ये तो ट्रेंड लोग जो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। जब आप कोई आता है आपके पास, इनिशियली पूछते हैं कि कैसे ड्रम बजाना है, तो क्या आप उसे मतलब इनिशियली क्या कहते हैं? मैं उसको ये कहता हूँ कि आप अपनी दुनिया की सारी बातें भूल जाएं, सर्कल के अंदर आके बैठ जाएं और जो आपके दिल में है वो बजाएं। बिकॉज रिदम एक ऐसी चीज़ है वो आपके अंदर होती ही होती है। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप हर चीज़ रिदम में कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के। बिकॉज आप जो हार्ट बीट होती है ना, वो जब आप अपनी जब आप पैदा भी होने वाले होते हैं, अपनी माँ की हार्ट बीट सुन रहे होते हैं, तो सारा कुछ एक रिदम में होता है। अच्छा, रिदम की एक बात मुझे याद आई हरमीत, आप भी इस बात को सेकंड कीजिएगा कि आप बहुत गुस्से में हो तो जोर से हाथ मारते हैं, कम गुस्से में हो तो ऐसे करते हैं, मतलब इट्स रिदम दैट लाइक केम इनसाइड ऑफ यू ना। अच्छा, वैसे पाजी मतलब आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल का हमें सामना है, और आपके सामने कभी ऐसे लोग आए हुए आपके सर्कल में कि बड़े गुस्से में हो और आपके यहाँ डिप्रेशन के शिकार होने, उसके बाद वो जब आपके सेशन उन्होंने किया उसके बाद गए भैया बहुत रिलैक्स हो गए, ऐसा कभी हुआ है? ये बड़ी दफा होता है कि हम जब ड्रम सर्कल कर रहे होते हैं, जब कुछ होता है कि डिफरेंट ऑडियंसेस होती है, कुछ ऑडियंस होती है, अब हम ढोल बजाएंगे,
वो ये भी कहते हैं That's the लोग, point, लेकिन that's वो the जब point. ड्रम सर्कल का पार्ट बनते हैं और जब वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यार ये नेक्स्ट कब है आपका। अच्छा नेक्स्ट फिर ढोल ही बजाओ बाजी, ढोल ही बजाओ। मुझे लगता है it depends upon your mood ना। बाज़ वक़्त आपका मूड होता है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता कोई म्यूजिक सुना है तो आहिस्ता बजा लेते हो ना ड्रम। बाज़ वक़्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो तो उतनी इंटेंसिटी के साथ बजाते तो हो। ड्रम सर्कल की ब्यूटी ही ये है बिकॉज हम ड्रम सर्कल के अंदर अपना एक डिफरेंट एलिमेंट हर बंदा लेके आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें ग्रूव बनती है। फॉर इंस्टेंस जहन में जब ड्रम बजा रहे होते हैं, जब हम ड्रम सर्कल के अंदर होते हैं, जब मेरा मूड आज नहीं है तो मैं अगर थोड़ा सा जोर से बजा रहा हूँ या जरा एग्रेसिवली बजा रहा हूँ तो जहन को उधर ही समझ लग जाएगी, वो मुझे इशारा करेगा चल इजी हो जा कोई नहीं। अच्छा देखिए इससे तो एक कम्युनिकेशन है ये पूरी। अच्छा इसका कम्युनिकेशन इज अ लैंग्वेज बेसिकली। जब अगले बंदे का आप स्ट्रेस लेवल उसके ढोल बजाने की थाप से समझ लेते हैं, राइट हरमीत? बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि पाजी जब खड़काएंगे तो लोगों को भी देखेंगे ना पाजी, ध्यान भी लोगों की तरफ होता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग रिलैक्स हो रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को हम देख भी रहे होते हैं, एक ग्रूव के अंदर लेके भी चल रहे होते हैं और प्लस एक ड्रम सर्कल में ना एक फैसिलिटेटर का बड़ा एक रोल होता है। फैसिलिटेटर बेसिकली यूजुअली ड्रम सर्कल में मैं और जैन ही होते हैं और हम बेसिकली करते ये है कि हम लोगों को एक तो हो गया उनको ड्रम बीट के अंदर लेके आना, प्लस उनको कब बताना कि इसको स्लो करना है, इसको तेज करना है, फिर एक एक बंदे से एक एक एलिमेंट डलवाना, उसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। वो जरूरी नहीं कि आप एक ड्रम सर्कल का पार्ट बन रहे हैं तो आपने ड्रम ही बजाना है, अगर आप क्लैप भी कर रहे हैं बैठ के आप इक्वली अच्छा पाजी एक चीज जितना मैं पार्ट हूँ ड्रम सर्कल का। जी हरमीत। अच्छा बाजी, तो आप दोनों जब आए थे जाहिर बात है कि लाहौर में आप लोगों ने शेटो आप लोगों ने लिए और बाहर दुनिया में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बीच या आसपास की जगहों में ड्रम बजाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अब लोग इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपसे पहले भी मुलाकात हमारी हुई थी, तब भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, अब कितना ये सर्कल कितना बढ़ता जा रहा है बाजी? आई थिंक अब बिकॉज इतने अरसे से कर रहे हैं एंड ड्रम सर्कल से हुआ ये भी है कि एक कम्युनिटी हमारी बन चुकी हुई है एंड पीपल आर एक्चुअली, हमें मैसेजेस आते हैं, हमें कॉल्स आती हैं, हमें व्हाट्सएप्स आते हैं कि आपका नेक्स्ट शो कब है, हम लोग आना चाहते हैं। एंड ऑनेस्टली बिकॉज इट्स नॉट ओनली कि इट्स ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस, और जो लोग हमारी आवाम एनीवेयर इन पाकिस्तान क्रेव्स के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो, वी नो के व्हाट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट वी हैव यूजुअली इन पाकिस्तान। खाने के अलावा हमारे पास खाना कुछ भी नहीं है। या सिनेमा काइंड ऑफ सिनेमा अब वापस रिवाइव हो रहा है अगेन आफ्टर द कोविड, बट आई थिंक इन कोविड एज वेल एज नाउ people reach out to us because not only they have made friendships during these circles, उन लोगों की दोस्तियां हुई हैं, उन लोगों की it's something because you don't know about anyone around you. आप एक दूसरे को नहीं जानते, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो through this drum. प्लस आप जब ड्रम सर्कल का पार्ट बनते हो, अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते तो आप ड्रम सर्कल के सेशन में आप लोग ऐसे होते हैं जैसे आप बचपन से जानते हैं। रिदम मैच करते हैं ना आपका। अच्छा देखिए आप लोग तो ट्रेंड है, बाकी तो लोग चले ट्रेंड नहीं है जो लोग आते हैं, तो कोई अच्छा सा ट्रेंड हमें सुना दे कोई इसके थ्रू लैंग्वेज समथिंग। आज जो आप लोग का मूड है उस मूड को आप लोगों ने डिपेक्ट करना है इन ड्रम्स पे। सोने का मूड है मेरा तो। नहीं अच्छा इसका मतलब स्लो ड्रम बजेगा, बट ऑल्दो हम सोने के मूड को चेंज करना है आपने बाजी, एग्जैक्टली जगाना है, बल्कि हमारा गुड मॉर्निंग पब्लिक है भाई, हमने आवाम को सुनाना नहीं है, जगाना है। तो आपसे हम लेंगे अब इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, लेकिन अभी नहीं, पहले ये ड्रम बजेगा उसके बाद साइन ऑफ होगा। चले जी लेट्स गेट स्टार्ट। इट्स अ वेक अप कॉल फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। जागे उठें और आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट।